हेलो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लास में बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टफ है, मगर टफ के साथ ये भी नहीं है कि आप समझ ना सकें। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की संरचना। देखिए प्रोटीन की संरचना की बात कर लें तो प्रोटीन की संरचना को चार प्रकार से बांटा गया है। पहली संरचना प्राथमिक संरचना, दूसरी क्या है बेटा द्वितीयक संरचना, तीसरी क्या है तृतीयक संरचना और चौथी क्या है चतुर्थ संरचना। बहुत धीमे धीमे आराम से समझेंगे, बिल्कुल सही से, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप देखिए होता क्या है, हमारा चैनल है किस पर्पज़ के लिए? हमारा चैनल है स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना है। देखिए कोई भी यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी छूना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे के माइंड में मेकअप ही नहीं हो पा रहा है। हमने इस चीज़ को हमने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसे वीडियो बनाए जाएं जो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसी माध्यम से मैंने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेक्शन किया है। तो चलिए बात करते हैं प्रोटीन की संरचना की। तो प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की होती है: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना व चतुर्थ संरचना। अब देखिए प्राथमिक संरचना में क्या होता है, इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है इसकी संरचना बिल्कुल एक रेखिक चैन की तरह होती है। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन पूरे मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसके द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा। ये पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेप्टाइड बंध बेटा ऐसे समझ लें, जहाँ पर NH और CO आ जाए, ये क्या है? पेप्टाइड बंध है। इसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्राथमिक संरचना। अब इस प्रकार की जो संरचना, ध्यान रखिएगा, इसमें अमीनो अम्लों की संख्या क्या होती है, संख्या तथा इनके क्रम का पता लगाया जा सकता है कि कितने अमीनो अम्ल का मतलब यहाँ प्रोटीन से है, अमीनो अम्ल का मतलब यहाँ किससे है। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल कहें या प्रोटीन कहें, ये बात एक ही है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल की संख्या व उसके क्रम का हम पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्राइमरी प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया गया। देखिए ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक पूरी रेखिक चैन के रूप में जुड़ा हुआ है और ये चैन किसके किसके साथ ये जो जुड़ी है, ये किसके द्वारा जुड़ी है? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी है। यानी कहने का मतलब है जो प्राथमिक संरचना प्रोटीन की होती है वो एक रेखिक चैन होती है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको बताया कि इनमें कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी संरचना हो गई। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको ध्यान देखिए, इस संरचना में केवल पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। यानी आपसे पूछ लिया कि प्राथमिक संरचना में, प्रोटीन वाली जो संरचना है उसमें प्राथमिक संरचना में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपसे कौन सा? पेप्टाइड बंध। देखिए मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है CONH, यहाँ पर इस माध्यम से देखिएगा। अब इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल देखें तो इंसुलिन। इंसुलिन की सबसे पहले खोज आपको एक नंबर ऑब्जेक्ट नीट के एग्जाम में या PMT के एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया था? इंसुलिन की खोज करी थी, इसकी संरचना की खोज करी थी और इसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के कितने अणु होते हैं? 51 अमीनो अम्ल होते हैं और इसमें दो चैन की बनी होती है। एक चैन आपकी देखिए दो चैन होते हैं, यहाँ पर एक चैन 21 होते हैं एक चैन में, यानी एक चैन में 21 अमीनो अम्ल होते हैं और दूसरी चैन में बेटा अगर हम बात कर लें तो 30 अमीनो अम्ल होते हैं। इस प्रकार दो चैन होती है, चैन A हो गई और एक हो गई चैन B। चैन A में 21 अमीनो अम्ल यानी 21 प्रोटीन के अणु होते हैं और चैन B में कितने होंगे बेटा? 30 अमीनो अम्ल होंगे। इस प्रकार मैंने कहा कि प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि इसमें जो इसकी संरचना रेखिक होती है और सभी जो प्रोटीन होते हैं वो आपके पेप्टाइड बंध द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब होता है बहुत से प्रोटीन के अणु आपस में जुड़ जाए पेप्टाइड बंध द्वारा, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना। इंसुलिन में मैंने बताया इसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं, पहली चैन में 21 और दूसरी में कितने होंगे? 30। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक संरचना की। देखिए जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन हो जाता है, यानी क्या हो? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन हो जाए, यानी कहने का इनका मतलब है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में इस प्रकार से कुंडलन हो जाए, इस प्रकार से क्या हो? कुंडलन हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपको? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कुंडलन हो जाता है तो, और इसमें पेप्टाइड बंध के अलावा एक बंध और होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंध। यानी द्वितीयक प्राथमिक संरचना में क्या था? उसमें केवल पेप्टाइड बंध था, इसमें क्या है? पेप्टाइड बंध के अलावा आपका हाइड्रोजन बंध भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक संरचना कहते हैं। एग्जाम अब देखिए चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये आपकी हो गई सेकेंडरी, यहाँ पर देखिएगा ये हो गई सेकेंडरी। देखिए
अब यहाँ पर इन्होंने देखिए इस तरह की संरचना को आपको दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ऐसे अगर ऐसे मान लीजिए आपने एक मतलब एक ऊन का लच्छा लिया, और ऊन का लच्छा मत कहिए, एक धागा तोड़ा ऐसे डाल दिया, तो इसकी संरचना कैसी होती है, आपकी कह लीजिए सीधे सीधे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी होती है, कुंडलन के आकार में होती है। और ये पेप्टाइड बंध के अलावा कौन से बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। अल्फ़ा कुंडलनी कहते हैं, बीटा को सीड भी कहते हैं, और किताबों में आपको प्लेलिटेड भी लिखा मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती है, पेशियों में होती है। कोलेजन प्रोटीन कहाँ होती है, कोलेजन और इंसुलिन इलास्टिन, ये कहाँ होती है, संयोजी ऊतक में होती है। ओसिन कहाँ होती है, हड्डियों में होती है। क्रिएटिन कहाँ होता है, आपको पता है नाखून और बाल में होता है, कहाँ होता है, नाखून और बाल में। फाइब्रिनोजन कहाँ प्रोटीन होता है, ये रक्त में होता है। तो मैंने कहा मायोसिन प्रोटीन बेटा कहाँ होती है, पेशी में। और आपकी कोलेजन इलास्टिन कहाँ होती है, संयोजी ऊतक में। और ओसिन कहाँ होती है, हड्डी में। और क्रियोटिन कहाँ होती है, ये नाखून और बाल में होती है। फाइब्रिनोजन कहाँ होता है, रक्त में होता है। इस प्रकार आप देखोगे इस प्रकार की प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती हैं। अब तृतीयक प्रोटीन की बात कर लें, द्वितीयक की जो संरचना होती है, द्वितीयक की जो संरचना है उस प्रकार उसमें और कुंडलन हो जाए, यानी ऊन का देखिए हमने क्या था, एक धागे को तोड़ के डाल दीजिए, वो क्या है, कुंडलन है। और पूरा ऊन को लपेट दीजिए, लच्छा ऐसे पकड़ के फेंक दीजिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा कुंडलन हो गई, मतलब ज़्यादा उलझ गई। इस प्रकार की जो संरचना होती है वो क्या कहलाता है, तृतीयक संरचना कहलाती है। अगर चित्र के माध्यम से इसको हम एक बार और देखें तो यहाँ देखिएगा, ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये जो उलझी हुई संरचना, ऊन के लच्छे को हमने उठाया ऐसे डाल दिया, तो ये संरचना जो बहुत और कुंडलन उसका उलझा दिया, ये संरचना क्या कहला रही है, आपकी तृतीयक, यानी आपकी तृतीयक संरचना कहला रही है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मायोग्लोबिन एक अच्छा उदाहरण है, एल्बुमिन और ग्लोबिन। इस संरचना में पेप्टाइड बंध भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी होता है, और डाइसल्फाइड बंध भी होता है, और आयनिक बंध भी होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंध होता है। द्वितीयक संरचना की प्रोटीन की संरचना में आप देखोगे वहाँ पर पेप्टाइड बंध के साथ आपका हाइड्रोजन बंध होता है। और तृतीयक संरचना में बोला मैंने, पेप्टाइड बंध भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी होता है, डाइसल्फाइड बंध भी होता है, और आयनिक बंध भी आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तृतीयक संरचना भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए, आप चाहें तो मेरे केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज बिल्कुल प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पर आप आसानी से उनको देखिए। और साथ ही साथ आप देखिए जाके मोलरता के मेरे सवाल देखिए जाके केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में। मैंने इतने सिंपल वे में बताया है कि अभी तक उसका व्यूज बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब बहुत बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो आइए जाके एक बार देखिए, जाके आप मोल प्रभाज के सवाल हैं, मोललता के सवाल हैं, इन सवालों को अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि हाँ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब चतुर्थ संरचना की बात कर लें। अब इसमें क्या है, जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड, वहाँ क्या था, वहाँ बहुत सारी देखिए वहाँ पॉलीपेप्टाइड था। अब इसमें क्या है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी मतलब प्रोटीन की मतलब श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं और वो क्या हो जाए, तृतीयक प्रोटीन की संरचना में जुड़ी हों, ठीक। उसने क्या कहा, यानी बहुत सारी एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो तृतीयक प्रोटीन के साथ जुड़ी हो, तो इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ संरचना कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक होती अल्फा, एक होती है बीटा। अल्फा के भी दो भाग होते हैं, अल्फा 1 व अल्फा 2। बीटा के भी दो भाग होते हैं, बीटा 1 व बीटा 2। और इसमें अगर हम बात कर लें इसकी संरचना में, तो 542 हीमोग्लोबिन में आपके अमीनो अम्ल होते हैं, 542। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के कितने अणु होते हैं, 542। तो इस प्रकार जो प्रोटीन की संरचना है ये आपकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभार आपका प्रोटीन का विकृतीकरण भी पूछ लेता है, तो इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण का मतलब है क्या है, प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन बिगड़ जाए, प्रोटीन की संरचना में अगर परिवर्तन आ जाए, इसी को कहते हैं विकृतीकरण। यानी भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुणों में अगर परिवर्तन हो जाए, वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ क्या हो जाए, जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। ये विकृतीकरण अगर हम बात कर ले बेटा, तो उत्क्रमणी भी होता है, अनुत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी में क्या है, उत्क्रमणी का मतलब है मतलब यानी एक जो प्रोटीन है, हम उसको अगर उसमें एक ऐसा अभिकर्मक मिला दें, मतलब इस ए में एक ऐसा अभिकर्मक मिला दें जो बिगड़ जाए,
यानी प्रोटीन क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर हम उस अभिकर्मक को जो मिलाया है, इस अभिकर्मक को हम हटा लें तो पुनः उसी प्रोटीन का निर्माण हो जाए, तो ये कहलाता है उत्क्रमणीय। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, जो प्रोटीन ली है उस प्रोटीन में हमने कोई अभिकर्मक डाल दिया, अभिकर्मक डाल दिया दुर्बल, जो क्या हुआ, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। अगर हम उस अभिकर्मक को हटा लेते हैं तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि वो प्रोटीन पुनः फिर वैसी अवस्था में आ जाएगा। उसमें क्या है, टूटा और फिर पुनः अवस्था में आ गया, तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिकर्मक, उत्क्रमणीय विकृतीकरण। और एक होता है अनुत्क्रमणीय आपका विकृतीकरण, यानी एक बार टूट जाए पुनः अपनी संरचना में ना आ सके, तो ये कहलाता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। तो आई होप आपको विकृतीकरण भी बहुत अच्छी तरीके से, ये टॉपिक प्रोटीन का क्लियर हो गया होगा। तो पूरा मेरा वीडियो देखिए, वीडियो के साथ साथ इनके नोट्स बना लीजिए आप आराम से, ठीक है। और नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, और इनको कॉपी पे, हर देखिए हर साल पेपर में ये कुछ ना कुछ आपका आता है। अगर आप अच्छी तरीके से इसको लिखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ, एक बार लिख के जरूर देख लिया करिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं नोट्स को थोड़ा धीमे धीमे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिख सकें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको नोट्स बनाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर बताया करिए कि सर वीडियो आपका वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।